बच्चों, निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस और जो दूर दृष्टि दोष है इसको बोलते फार साइटेडनेस, ये दोनों में से एक आने का चांस रहता है। याद कैसे रखेंगे वो भी देखते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा आकृति दिया रहेगा, पूछेंगे कि बताइए कि इसमें कौन सा दृष्टि दोष है। तो ऐसा अगर आकृति दिया है और यहाँ पे जो किरणें यहाँ पे मिल रही हैं जो नेत्र पटल पर न बन करके थोड़ा पहले बन रही है, तो समझ जाने का कि वो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, बराबर दिखाई नहीं देती हैं। तो देखो, नजदीक से जब भी किरणें यहाँ पर ये लेंस से होकर गुजरती है तो नेत्र पटल पर बराबर उसका आकृति बनता है, नेत्र पटल पर उसका जो इमेज बनता है। लेकिन जब दूर से आ रही किरणें तो वह नेत्र पटल पर न बन करके थोड़ा पहले ही यहाँ पर एकत्रित हो जा रहा है, मतलब तीनों जो किरणें हैं वो यहाँ पर मिल रही है, मतलब यहाँ पर उसका इमेज बनेगा। तो इससे वो वस्तु जो दूर की वस्तु वो अस्पष्ट दिखाई देती है, अस्पष्ट। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग को जो लेंस लगाना पड़ता है वो उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो जब अवतल लेंस लगाया तो क्या होगा, ये किरणों को दूर दूर भेजेगा, देखो। और बाद में लेंस पे से गुजरने के बाद, आंखों के लेंस से गुजरने के बाद बराबर नेत्र पटल पे ही वो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर ही उसका इमेज बनेगा। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए, दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोष क्यों हो सकता है? नेत्र लेंस व परितारिका के वक्रता बढ़ने से, लेंस की अभिसारिक क्षमता अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो कोई चोट लग गई, कोई बीमारी हो गई आंखों की, तो उससे ये सब समस्याएं आ सकती हैं। और इसकी वजह से हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं। उसको दूर करने के लिए लेंस कौन सा लगता है? अवतल। ठीक है। अब याद करने के लिए ट्रिक क्या है बताया यहाँ पर, जैसे आ ई उ ऐसा 12 खड़ी है, तो नजदीक या निकट सबसे पहले क्या आता है? अ आता है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, क्योंकि दूर है ना, बाद में आता है। तो निकट सबसे नजदीक क्या है? अ है, आ ई में। तो इस तरीके से याद रखना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए विशिष्ट नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस है बच्चों, दिख रहा है। और दूर दृष्टि दोष अभी हम देखेंगे, उसके लिए क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। तो ये दूर दिख रहा है। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, सही दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती बराबर। देखो, अभी दूर से किरणें आ रही है, बराबर यहाँ पर नेत्र पटल पर उसकी इमेज आकृति बन रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जो नजदीक की वस्तु है, वहां से जब प्रकाश की किरणें निकल रही है, आ रही है परावर्तित होके, तो नेत्र पटल पर ना बन के दूर बन रही। तो ये देखो, पेपर में चित्र ऐसा आ गया। निकट दृष्टि दोष में कैसा था? पहले ही निकट ही बन जा रही है, तो ये ध्यान में रखना, पहले ही बन जा रही है तो समझ जाने का निकट दृष्टि दोष है। और नेत्र पटल के भी आगे बन जा रही है, आगे दूर बन जा रही है, उसके भी एकदम आगे, तो ध्यान में रखने का, ऐसी आकृति बनाई तो वह दूर दृष्टि दोष है। और इसको दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए विशिष्ट नाभ्यंतर वाले उत्तल, मैंने बताया था ऊ दूर है ना, निकट अ है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कारण भी वैसे ही लगभग है। नेत्र लेंस व परितारिका की वक्रता कम होने से अभिसरण क्षमता कम होना, नेत्र गोलक का छोटा अथवा चपटा होना, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, ये सब वजहों से यह दृष्टि दोष हो सकता है। दोनों में से एक बच्चों आता है, चित्र दे दिया रहेगा और बोलेंगे ये कौन सा दृष्टि दोष है, इसमें इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस दोष के संभावित कारण क्या है, तो चित्र ही ध्यान में रखना है बच्चों। ये आकृति में जब पहले यहाँ पे सब, यहाँ से जब ये जा रही है, इसके बाद लेंस से गुजरने के बाद जब वो पहले ही बन जा रही है तो निकट दृष्टि दोष, लेंस कौन सा? अवतल। ठीक है। और ये कारण हो गया। दूर दृष्टि दोष मैंने बताया कि दूर, ऊ बाद में आता है ना, दूर आता है, तो ऊ उत्तल लेंस का उपयोग करना है। उत्तल लेंस से गुजरेंगी, ये केंद्रित होगा किरणें और थोड़ी नजदीक नजदीक जाएंगे। अवतल में तो दूर जा रहे थे, उत्तल में नजदीक जाएंगे, जिससे जो
आकृति जो मिलान है, यहाँ पे जो मिलना है, जो दूर न बन करके नेत्र पटल जो है वहां पर बनेंगे, इससे उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा। दोनों से एक आएगा। और जिन व्यक्तियों को जो बुढ़ापे के कारण, वृद्धावस्था के कारण उनको दूर की भी दिखाई नहीं देती, नजदीक की भी, उनको द्विनाभि लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और उस चश्मे में आपने देखा होगा ऐसा कट रहता है और ऊपर और नीचे दोनों भी लेंस का उपयोग एक ही चश्मे में होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये दो में से एक आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। अब हम लोग बच्चे लोग देखेंगे, यहाँ पर देखने वाले कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम लोग को प्रश्न आ सकता है कि आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्या लिखिए? आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो अब हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, एथ मतलब कार्बन एक रहेगा तो एथ, दो रहेगा तो मैथ, एथ मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये याद रखना है आपको कार्बन की संख्या के अनुसार। कार्बन 2 है तो मैथ, कार्बन 3 है तो प्रोप। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीफिक्स पहले लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर CH3CHOH है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया। OH है तो ऑल आने वाला है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन पे OH है तो प्रोपेन टू ऑल। COH है तो आइक अम्ल, आइक एसिड का ये फॉर्मूला है, ग्रुप है उसका, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। कितना कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन आ जाता है। और ये आइक एसिड है या आइक अम्ल है तो प्रोपेनोइक अम्ल। ये अमाइन है, इथेनामाइन सॉरी, 2 कार्बन है, इथेन आता है, इथ आता है ना, 2 कार्बन, सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। चलो, ये मेथ यहाँ पे आता है, 1 कार्बन इज मेथ, 2 कार्बन क्या आएगा? एथ। ठीक है, ये थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, मेथ, एथ। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन 2 है तो एथ आता है, और ये NH2 अमाइन ग्रुप है तो इसको बोलते हैं इथेनामाइन या इथेनामीन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इथेनामीन या इथेनामाइन, इथेनामीन, ऐसा इसको इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ऐसा होगा। CH3CHO ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, उसमें अल लगता है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो 2 कार्बन है तो एथ आता है, 2 कार्बन है तो एथ आता है, तो इथेनॉल, इथेनॉल भी बोला। तो अल्कोहल में ऑल रहता है और अल्डिहाइड में क्या रहता है? अल रहता है। ठीक है, तो बच्चे लोग ये ध्यान में रखना है, इथेनॉल, अल्कोहल रहेगा तो OL आता है, लेकिन अगर अल्डिहाइड CHO है तो AL आता है, अल। ठीक है, अब ये कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट आ गया। लेकिन ये C डबल बॉन्ड O या CO ये क्या है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। यहां से भी करेंगे तो भी वही आएगा, इसीलिए इसका नाम ब्यूटेनोन। ये 3 कार्बन है और C डबल बॉन्ड बीच में आता है तो कीटोन ग्रुप हो गया, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से बच्चों लोग अपने को ये आईयूपीएसी नाम याद रखना है। बोर्ड के एग्जाम में ये 1-2 मार्क का आ सकता है, इजी है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये जो दिख रहा है प्रीफिक्स जो आगे लगाते हैं वो ध्यान में रखेंगे तो कोई भी कंपाउंड का, कोई भी पदार्थ का हम लोग आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है वो दिया है। जैसे फिलअप में आ सकता है कि पहला उपग्रह केंद्र तुम्बा में देश में स्थापित किया गया। उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा, निम्न कक्षा, ये भूपृष्ठ कितनी ऊंचाई पर है? सबसे उच्च वाला क्या है? 35,780 के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर जो ऊंचाई है उसको उच्च कक्षा बोलते हैं। मध्यम कक्षा जो भूपृष्ठ कहां से कहां तक है ऊंचाई? 2000 किलोमीटर से 35,780, मतलब उच्च के नीचे आता है। निम्न कक्षा क्या है? 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर को, ये सब भूपृष्ठ ऊंचाइयां हैं। सबसे पहला प्रथम कृत्रिम उपग्रह रशिया ने, रूस ने बनाया है, और वो जो उपग्रह बनाया है वो उपग्रह, चलो
वो उपग्रह जो है उसका नाम स्पुतनिक था। ठीक है। अब सम्मिश्र मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं अलाय, अगर एक पारा रहेगा तो उसको बोलते हैं अमालगम, पारद सम्मिश्र। ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। अगर सोना है तो सोना का पारद सम्मिश्र, चांदी है तो चांदी का। ठीक है। एक फिक्स उसमें पारा रहता है Hg। राज धातु को पिघलाने के लिए अभिकारक अम्ल राज का उपयोग होता है। सामान्य नेत्र में निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो फिलअप में आ सकता है, 1 मार्क का आ सकता है। जिन अभिक्रियाओं में, अभी रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रिड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। इन अभिक्रियाओं में रिडक्शन यानी अवकरण या अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ घटित होता है, उन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है H2 का कन्वर्जन हो गया, H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण। SO2 था, यहाँ S बचा, O चले गया तो अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन उल्टा है, हाइड्रोजन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन खोना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन खो दिया, हाइड्रोजन ग्रहण भी कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब बच्चों, अब ये जो हम लोग देखने वाले हैं चरण प्रतिबंधक उपाय, तो उसमें 4-5 उपाय किताब में दिए गए हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, पेपर में आ सकता है। चरण प्रतिबंधात्मक उपाय क्या क्या है? अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो जस्ते का विलेपन, टीन का परत चढ़ाने को टीनिंग बोलते हैं। धनागरीकरण मतलब एनोडाइजिंग, विद्युत विलेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सम्मिश्रीकरण। ब्रॉन्ज नामक जो सम्मिश्र है जिसको अलाय बोलते हैं, उसमें तांबे और टीन का मिश्रण होता है। पीतल तो अपने को पता ही है, तांबा और जस्ते के मिश्रण को पीतल बोलते हैं। स्टील भी पता है, लोहे में क्रोमियम और कार्बन मिलाएंगे तो स्टील हो जाता है। ठीक है बच्चों। और ध्यान में रखना है कि विद्युत चलित्र, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर, ये दो का डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है उसमें। विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विद्युत की निर्मित करता है, लेकिन विद्युत मोटर में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो मोटर गोल गोल घूमता है। ठीक है। तो अपने को ये दोनों भी डायग्राम में से एक आ सकता है, वो हम लोग पढ़ के जाएंगे पेपर के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अपने को पता है कि कुछ धातुएं बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे अगर आपने सोडियम को पानी में फेंका तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील पानी के साथ, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये अधिक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe लोहा होता है जिसको बोलते हैं, टीन और लेड ये सब मध्यम क्रियाशील धातु है। तांबा, सोना, चांदी ये सब क्या चीजें हैं? पारा, कम क्रियाशील धातु है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे लोग कि ये जो अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड Al2O3.2H2, जस्ते का अयस्क जिंक सल्फाइड या स्फेलराइड भी बोलते हैं ZnS, पारे का अयस्क सिनाबार HgS, और तांबे का अयस्क जो है कॉपर पायराइड Cu2S। ठीक है बच्चे लोग। तो ये आपको इतना सब तैयार करके जाना है, और ये तो मैंने कुछ ही चीजें बताई हैं। इसके अलावा आपको जो तैयार करके जाना है, जो किताब में आपको दिया है, अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोग है, विघटन है, युग्म विस्थापन है। ठीक है। सभी अभिक्रियाएं पढ़ के जाएंगे, और उष्मादायी, उष्माग्राही अभिक्रिया, ये सब भी आप उसका उदाहरण पढ़ के जाइए। ठीक है। और जो प्रकाश का जो चैप्टर है, वहां पर आपने कांच के स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन वाला जो चैप्टर है, तो उसमें आप वो सूत्र वगैरह पढ़ के जाइए, उसके ऊपर आपको सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसके आगे कुछ क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, जो आप पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो बोर्ड की परीक्षा में निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक देखिए आप लोग, और उसमें अधिक से अधिक तैयार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय कम बचा है। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों लोग, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्वेश्चन दिए गए हैं। केपलर का नियम तो हर साल ही आता है,
लगभग ऑल्टरनेट, तो ये पढ़ लेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सब क्वेश्चन को आप पढ़िए। और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों में से एक आने का संभावना रहता है। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक आपको सभी पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।